एक समय की बात है। एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी के दो बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ। तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डिब्बे में डालकर रख देना। यह बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू वह चख लेती है। उसे लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में यहीं छोड़ देती हूँ, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से लड्डू खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर कर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती है। नम्रता, अरे ओ नम्रता, जी माँ जी, बुलाया आपने? बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी लेती आना। एक दो चख तो लूँ, देखो तो कैसे बने हैं। नम्रता रसोई में जाती है और लड्डू की खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। अरे, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं भरे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है। मैंने वहीं रखे थे, पर अब नहीं है। क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे और फिर कहा था कि डिब्बे में भर देना। फिर कहाँ गए लड्डू? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई। उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आई हूँ। सुधा जी रसोई में जाती है। अनाया भी लड्डू से भरा हुआ मुंह जल्दी जल्दी साफ करके रसोई में आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखी हुई थी। अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है। पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध देसी घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? किस विषय पर चिंतन चल रहा है? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए थे। पता नहीं कौन खा गया। आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही थी रसोई में, शायद उन्होंने ही। अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वह रोने लगती है। मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता लड्डू कहाँ गए। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिनों बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। नम्रता काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया को जब काजू और बादाम के बारे में पता चलता है तो वह रोज मुट्ठी भर भर के काजू और बादाम खाने लगती है। इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म होने को आते हैं। अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे ना, तू तो दिखा भी नहीं रही है। कहाँ रख दिए? हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे। या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। यह बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालकर देखती है। अरे, ये
काजू बादाम कहाँ चले गए? ये डिब्बे तो भरे हुए थे। हे भगवान, अब फिर से माँ जी और घर वाले मुझ पे शक करेंगे। अब मैं क्या करूंगी? सब मेरे पे इल्जाम लगाएंगे और मुझे ही चोर बताएंगे। नम्रता की रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोली, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। क्या 4 दिन पहले तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया? अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नम्रता पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, नम्रता दीदी, खाने का मन था तो खा लेते, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। हेलो अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। घर के काम में इतना बिजी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे और खाएंगे पिएंगे। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई। राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। ठीक है ना, कल मिलते हैं, तू तैयार है ना? रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्चा होना। अब अनाया पैसों के जुगाड़ में लगी रहती है। वो सुधा जी के कमरे से गुजर रही होती है, तभी अशोक सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 रुपये सुधा जी से वापस मांगता है। माँ, वो 10,000 रुपये दिए थे ना, देना वापस। दोस्त के थे, उसको वापस करना है, वह लेने के लिए आता ही होगा। सुधा जी जैसे ही कमरे में पैसे लेने जाती है, अलमारी खुली रहती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया फिर से? चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुधा जी के घर के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे बेटा, मैंने यही 10,000 रुपये रखे थे, पर अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे और वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? कहीं ये काम किसी बाहर वाले आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में तो कोई आता भी नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ, वही पता लगाएगी कि आखिर ये सारे काम कौन कर रहा है। हाँ, यही ठीक रहेगा। हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो ही रहा है। अब ये पैसे भी चले गए तो बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आने वाला है, यह सोचकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से आए बहू तुम्हारे पास? माँ जी, ये तो हमारी बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच सच बता। अनाया की जान में जान आती है। वो भी नम्रता को कहने लगती है, नम्रता दी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई। अपने ही घर में चोरी? दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, अनाया पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की तलाशी लेने जा रही थी। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है।
साथ में काजू बादाम का डिब्बा और एक दो लड्डू भी मिल जाते हैं। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती है। माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तो सब कुछ तुमने चुराया और मैंने अपनी बड़ी बहू नम्रता को दोषी ठहराया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नम्रता अनाया को गले लगा लेती है और सुधाजी नम्रता से माफ़ी मांगती है और नम्रता सबको माफ़ कर देती है। अब सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगते हैं।